हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में कल अपन ने देखा था कि हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर किए थे और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ साथ हम उनके जो कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में भी जाना था। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें भी आपको और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। पिछली वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी सेम हम लोग क्वेश्चनों के साथ साथ उनके कॉन्सेप्टों के बारे में और अन्य आईएमपी क्वेश्चनों के बारे में भी जानेंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं। आपका फिर से स्वागत है महाकाल नॉलेज जोन के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है नवीन सिंह राहा और अपन अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था यहाँ तक के कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है और यह क्रिया होती है, कहाँ पर होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। अब इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि तंत्रिका कोशिका का चित्र भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव भी वहां से बना हुआ है। तो अगर आप तंत्रिका कोशिका का चित्र समझ लेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव भी आराम से बन जाएगा। देखिए, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका का जो एक और नाम है वो है न्यूरॉन। इसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। इसका चित्र कैसे बनता है, इसका डायग्राम कैसे बनता है, बहुत ही आसानी से बना लेंगे अपन। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक स्टार शेप की आकृति बनानी है। ये बन गया स्टार शेप की आकृति, है ना। इस आकृति को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोशिका काय। ये हो गया कोशिका काय। ठीक, इस कोशिका काय में आप देख रहे हो कि इस तरीके के बहुत सारे उभार जैसे पाए जा रहे हैं। इन उभारों को क्या कहा जाता है? इन उभारों को कहा जाता है डेंड्रॉन। ठीक, ये क्या कहलाते हैं? डेंड्रॉन। ठीक है ना। इसके साथ साथ इन उभारों से कुछ छोटे छोटे और तंतु निकलते हैं ऐसे टाइप के। इन तंतुओं को क्या कहा जाता है? इन तंतुओं को कहा जाता है डेंड्राइट। ये कहलाते हैं डेंड्राइट्स। ठीक, साथ ही साथ में यहां पर कोशिका द्रव भरा होता है। इस स्थान पर, इस स्थान का नाम आपको पता है कोशिका काय है। साथ ही साथ में यहां पर एक केंद्रक भी पाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर इस तरीके के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है निसल्स कण। निसल्स कण कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे स्थान को क्या कहा जाता है? कोशिका काय कहते हैं। तो कोशिका काय में क्या क्या होते हैं? निसल्स कण होते हैं और साथ ही साथ यहाँ क्या भरा होता है? कोशिका द्रव भरा होता है। कोशिका द्रव भरा है और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। आप जानते हो कि इसमें और ऐसे उभार पाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? डेंड्रॉन कहा जाता है। फिर इनमें से जो एक उभार है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस उभार को क्या कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है इसे कहा जाता है एक्सान कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एक्सान कहलाता है। और एक्सान में कुछ इस तरीके की कोशिकाएं लिपटी हुई होती हैं आसपास में। ऐसी कोशिकाएं जो है एक्सान में लिपटी रहती हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इन कोशिकाओं का भी विशेष नाम है। इन्हें कहा जाता है न्यूरोग्लिया। क्या कहते हैं? न्यूरोग्लिया कहते हैं। तो ये कोशिकाएं होती हैं। फिर ये जो एक्सान है ना, जब ये अपने लास्ट में पहुंचता है तो ये एक्सान इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस में बढ़ जाता है ऐसे। इन ब्रांचेस को क्या कहा जाता है? एक्सोनल ब्रांचेस इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहते हैं एक्सान की शाखाएं, है ना। क्या? एक्सान शाखाएं। एक्सोन शाखा में यह बढ़ जाता है। ठीक है, ये बढ़ गया एक्सोन शाखा में। अब जो है ये जो एक्सोन की शाखाएं हैं ना, ये इसके नीचे से, ये जो एक्सोन की शाखाएं हैं ये इसके जस्ट नीचे से दूसरी तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय से इस तरीके से जुड़ती हैं। अब यहां से दूसरी तंत्रिका कोशिका का कोशिका काय आकर के ऐसा जुड़ने लगता है। समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पर पहली तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन वाला भाग और दूसरी तंत्रिका कोशिका का कोशिका काय वाला भाग इस स्थान पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। कहने का मतलब है कि दो तंत्रिका कोशिकाएं इस स्थान पर क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं, और जिस स्थान पर दो तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ती हैं इस स्थान को ही क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहते हैं, है ना। इस स्थान को ही क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जो सिनेप्स है वो वह जगह है जहां पर दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, जहां पर उनका योग होता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं, अब भी पढ़ के आए, उस स्थान को क्या कहते हैं भैया, सिनेप्स कहते हैं। तो ये आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब यहां से अपने खाली स्थान वाले क्वेश्चन आ गए। हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो खत्म हो चुके हैं, अब खाली स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है कि न्यूलैंड ने खाली स्थान सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड ने जो सिद्धांत दिया था वो था अष्टक सिद्धांत। उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के अनुसार जो है हर एक परमाणु को, देखिए हर एक जो परमाणु है बेटा वो किस अवस्था में रहना चाहता है, वो रहना चाहता है स्थायी अवस्था में। और हर एक परमाणु को स्थायी अवस्था में रहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अंतिम कक्षा में। कौन सी कक्षा में, अंतिम कक्षा में। और यही सिद्धांत, यही बात बताई थी किसने, न्यूलैंड ने। और चूंकि इन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन होने की बात कही थी इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा था, अष्टक सिद्धांत पड़ा था। फिर है मछली के हृदय में केवल कितने कोष्ठ होते हैं। तो देखिए हृदय में अगर कोष्ठ की बात करें तो देखिए सबसे पहले आते हैं मनुष्य। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं कौन, सरीसृप। सरीसृप, सरीसृप मतलब जो सांप जैसे जीव है, रेंगने वाले, है ना, जो रेंगते हैं, रेंगते हैं, ऐसे जीवों को सरीसृप कहा जाता है। इनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में आते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद मतलब एक ऐसा जीव जो रेंगता है लेकिन उसमें 3 कोष्ठ नहीं होते, वो है कौन, मगरा। मगरा मतलब मगरमच्छ। तो जो मगरमच्छ है इसके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। फिर आती है मछली। तो बेटा मछली के हृदय में केवल और केवल 2 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 2। और इसीलिए मछलियों के हृदय को शिरा हृदय भी कहते हैं। अगर आपको इतनी चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो भी ठीक है, आप इतना ध्यान रख लीजिए कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पेड़ पौधे अपना खाली स्थान स्वयं बनाते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है वायवीय श्वसन खाली स्थान की उपस्थिति में होता है। तो देखो बेटा वायवीय शब्द लगा है मतलब वहां पर क्या उपस्थित है, वायु। और यहाँ वायु का मतलब केवल एक ही गैस से है, वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। इसका मतलब है वायवीय श्वसन जो है वो किस गैस की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ का आंसर क्या आ जाएगा, वायवीय श्वसन खाली स्थान की उपस्थिति में होता है। तो ये वाला आ जाएगा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कौन सा श्वसन, वायवीय श्वसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान क्रियाएं मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो देखिए मेड्यूला द्वारा कौन सी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, तो मैं आपको बताऊं, यहां से हम एक चीज और समझ लेते हैं, वो है ह्यूमन ब्रेन को, उसका चित्र समझ लेते हैं, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का चित्र समझ लेते हैं। अब आपको मैं जितना बताऊंगा उतनी ही चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। मानव मस्तिष्क में क्या होता है, सबसे पहले आप नीचे से बनाना चालू करेंगे। इस तरीके से ऐसी एक स्थान होता है ना। इसके ऊपर में ऐसा बनाना है आपको, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। फिर ये इसके ऊपर में एक और पार्ट ये बना देना है, ठीक है भैया। फिर यहाँ पर इस तरीके से खांच जैसी बनानी है और यहाँ पर एक ऐसा भाग बनाना है ना। और इस भाग में ऐसी ब्रांच वगैरह बना देनी है, ठीक। यहाँ पर ये जो भाग है ना, ये सबसे अंतिम भाग है। इसी को क्या कहा जाता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा कहते हैं।
फिर ये जो भाग है ये वाला, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पोन्स। ठीक है, पोन्स के ऊपर ये जो भाग है ना ये वाला, इसे कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो पेड़ टाइप का भाग बना हुआ है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं बेटा, सेरिबेलम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 नाम आपने लिखा हुआ है। सबसे पहला नाम है कौन सा, सेरिबेलम, दूसरा नाम है मेड्यूला और तीसरा नाम है क्या, पोन्स। ये जो तीनों है ना, ये तीनों जो हैं वो कौन से मस्तिष्क के भाग होते हैं, पश्च मस्तिष्क के। कौन से मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है वो 3 भागों से मिलकर के बना होता है, जिसमें से सबसे अंतिम भाग है कौन सा, तीसरे नंबर का भाग है पश्च मस्तिष्क, दूसरे नंबर का भाग है क्या, मध्य मस्तिष्क। इसका मतलब है अब जो भी चीज बनाओगे वो आएंगी अग्र मस्तिष्क में, पहले भाग में। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ना, ये जो है इसके जस्ट ऊपर में आपको इस तरीके का एक भाग बनाना है। ठीक है, यहाँ से ऊपर में आपको बड़े ही हिसाब से इस तरीके से एक ऐसी चीज़ बनानी है। ये एक हो गया बांसुरी टाइप का और ये दूसरा हो गया, 2 होते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इसके बाद में ये जो आपने बीच में एरिया बनाए हो ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे 2 डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके की एक संरचना पाई जाती है ऐसी, और यहाँ से फिर एक ग्रंथि इस तरीके से लटकी हुई होती है ना। ये जो स्थान है इसको क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। और ये जो स्थान है इसको कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। समझ गए, ये क्या हो गया, पीयूष ग्रंथि। और ये जो डॉट आपने बनाए थे ना इसको कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं, थैलेमस। इतना आपने करना है। इसके बाद आप जस्ट इस तरीके से बना दीजिएगा, ये हो गया, और बस ऐसा पेड़ जैसा आपको बना देना है, हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, मानव मस्तिष्क। अगर आप इतना चित्र भी बना देते हो तो आपको मानव मस्तिष्क कम से कम आपको 3 या फिर 4 नंबर में आएगा, 4 या फिर 3 नंबर में आएगा। तो आपको इतने मार्क्स जो है वो ज़रूर से मिल जाएंगे, इतना आप लिख देते हो अगर तो। अब बात आती है कि हमारे मस्तिष्क का सबसे अंतिम जो भाग है वो है मेड्यूला। और मेड्यूला का नाम बड़ा अजीब सा है, ऐसा नाम किसी का थोड़ी होता है, अजीब सा नाम है ना। तो ये अजीब सी क्रियाएं जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, ऐसी क्रियाओं को ही नियंत्रित करता है। और जिन क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है उन्हें कहा जाता है अनैच्छिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं। तो यहाँ पर यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मेड्यूला कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो ये आ जाएगा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये आपका क्वेश्चन था कि खालिस्तान क्रियाएं मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नर एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो अपन एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए ये है क्या, नर युग्मक। ठीक है, ये हो गया नर युग्मक और ये हो गया मादा युग्मक। ठीक है, ये हो गया मादा युग्मक। ठीक है भैया, नर युग्मक ये रहा, मादा युग्मक ये रहा। ठीक, देखो यहां पर मैंने जो n लिखा हूं ना बेटा, इस n का मतलब होता है आगुणित। क्या होता है, आगुणित होता है। और आगुणित का मतलब होता है कि इसमें कितने गुणसूत्र हैं, 23 गुणसूत्र हैं। कितने गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र। मतलब नर युग्मक जो है वो आगुणित होता है और इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। नर युग्मक का नाम क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है। तो नर युग्मक का नाम होता है शुक्राणु। क्या नाम होता है, शुक्राणु। वैसे ही सेम मादा युग्मक भी कैसा होता है बच्चे, ये भी कैसा होता है, आगुणित होता है। और साथ ही साथ अगर ये आगुणित है तो इसमें भी 23 क्या पाए जाएंगे,
गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अंडाणु। समझ गए, ये हो गया। अब ये हो गया नर युग्मक और ये क्या हो गया, मादा युग्मक। क्या होगा कि ये दोनों जो हैं लैंगिक जनन के समय जब बच्चे का निर्माण करना होता है तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, है ना। और यहाँ का एन और यहाँ का एन मिल करके एक 2n स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। और ये 2n संरचना में 2n है, इसका मतलब ये क्या है, द्विगुणित है। क्या है बेटा, द्विगुणित है। और द्विगुणित है तो इसमें कितने गुणसूत्र होंगे, वहाँ के 23 और यहाँ के 23, टोटल कितने, 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, जायगोट नाम होता है। इसका नाम क्या होता है, जायगोट। और इसी जायगोट से किसका निर्माण होता है, शिशु का निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि हम लोग कैसे बने हैं, तो बेटा हम लोग भी तो इसी तरीके से नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिले होंगे और जायगोट बना होगा, और जायगोट से फिर हम लोग बने होंगे, ऐसे ही तो हमारा भी निर्माण हुआ होगा। वो जायगोट में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और जायगोट में 46 गुणसूत्र होते हैं, इसका मतलब शिशु के भी हर एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे, 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जोड़े में संख्या में 46 है, या और जोड़े में कितने होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मनुष्य की कोशिकाओं में। बात समझ में आ गई, इतना तो आप समझ गए। लेकिन निषेचन क्या है सर, हम तो क्या पढ़ने आए थे, हम पढ़ने आए थे निषेचन को। निषेचन क्या है ये तो आपने बताया ही नहीं। अरे भैया यही प्रक्रिया निषेचन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया, मिलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती। तो ये निषेचन की परिभाषा भी हो गई, ठीक है। और अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बना है कि नर एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो अब भी पढ़ के आए, नर एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहेंगे, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। तो ये रहा। फिर नेक्स्ट है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो बेटा विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आप ध्यान रखिएगा, इसका ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। क्या है, एम्पियर है, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट है खाली स्थान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो कौन सी काय में होता है, तो आप जरा समझ लीजिएगा किस में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है पड़ेगा। इसके लिए आप एक चीज समझिए कि दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होती है खाद्य श्रृंखला, एक क्या होती है, खाद्य श्रृंखला, है ना। खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं कि जैसे हमारे पास में क्या है भैया, जैसे कि हमने उगाया घास, है ना, घास को खाया किसने, टिड्डे ने, है ना, और टिड्डा को खा गया मेंढक, ठीक है, टिड्डे को खाया मेंढक ने और मेंढक को खा गया सांप ने, ठीक है भैया, ठीक। तो इस तरीके की जो श्रृंखला है इसे क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, जिसमें घास ने भोजन बनाया, है ना, तो घास क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है, और ये सभी घास से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इन सब को क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। इन सब का नाम क्या हो जाएगा, उपभोक्ता कहते हैं। और इस तरीके की श्रेणी, पोषण की श्रेणी क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अब आप देखिए खाद्य श्रृंखला में घास के पास सबसे पहले ऊर्जा आएगी, है ना, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके भोजन तो यही बनाएगा, इसलिए इसको उत्पादक कह रहे। तो सबसे पहले ऊर्जा किसके पास आई, घास के बाद। फिर घास के बाद किस में गई, टिड्डे में, टिड्डे से कहाँ गई, मेंढक में, मेंढक से कहाँ गई, सांप में। मतलब एक ही दिशा में तो प्रवाहित हो रही है ऊर्जा, है ना, ऊपर की ओर एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। और तो किस में एक ही दिशा में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, खाद्य श्रृंखला में। हमारा क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि भैया खाली स्थान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, खाद्य श्रृंखला इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक फेमस क्वेश्चन है 10वीं कक्षा का, वो क्या है कि खाद्य श्रृंखला तो आपने समझ गए, है ना। फिर एक और चीज पूछी जाती है कि खाद्य जाल क्या है। तो खाद्य जाल क्या है, देखो भाई बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं बना लीजिए। जैसे कि एक खाद्य श्रृंखला हमने बनाया कि घास को खाया किसने, टिड्डे ने,
है ना, टिड्डे को खाया किसने, मेंढक ने, और मेंढक को खाया किसने, सांप ने। ये एक खाद्य श्रृंखला हो गई। दूसरी खाद्य श्रृंखला बनाए हमने कि घास को खाया किसने भैया, खरगोश ने, खरगोश ने घास को खाया, और खरगोश को खा लिया कुत्ता ने, है ना, और कुत्ता को खा लिया शेर ने। ये एक खाद्य श्रृंखला हो गई। ऐसे ही एक और खाद्य श्रृंखला बना लो कि भैया घास थी, है ना, घास को खा लिया किसने, हिरण ने, ठीक है, और हिरण को खा लिया किसने, शेर ने, ठीक है। ये भी एक खाद्य श्रृंखला है। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि क्या खरगोश को केवल कुत्ता ही खा सकता है, शेर नहीं खा सकता क्या? ऐसा तो नहीं है भैया, शेर तो खरगोश को डायरेक्ट भी खा सकता है ना। फिर उसके बाद में क्या शेर हमेशा कुत्ता को ही खाएगा क्या? नहीं, शेर तो डायरेक्ट हिरण को भी खा सकता है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? कहने का मतलब जब हम बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना, जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ा जाता है तो पता चलता है कि एक खाद्य श्रृंखला का कोई भी जीव दूसरी खाद्य श्रृंखला के किसी भी जीव को खा सकता है ना। तो जिससे ये पता चलता है कि जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं को मिलाया जाता है तो एक जाल जैसी आकृति बन जाती है। तो इस प्रकार बनी जाल जैसी आकृति ही क्या कहलाती है, खाद्य जाल कहलाती है। ठीक है, सिंपलेस्ट परिभाषा अगर इसकी सुनना है तो ये है कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं को मिलाने से बनी जाल के जैसी आकृति, है ना, क्या कहलाती है, खाद्य जाल कहलाती है। अब मुख्य बात यह है कि हमें पूछता है इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर पूछता है, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर। तो दो तीन सिंपलेस्ट अंतर ये है कि खाद्य श्रृंखला आप देख रहे हो बिल्कुल सरल संरचना वाली होती है। तो पहला अंतर तो यही हो जाएगा कि इसकी संरचना जो है, खाद्य श्रृंखला की जो संरचना है वो कैसी होती है भैया, सरल होती है, जबकि खाद्य जाल की संरचना कैसी होती है, जटिल होती है। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, दूसरा अंतर हो जाएगा कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक ही दिशा में, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, जबकि जो खाद्य जाल में है इसका में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, मतलब किसी भी दिशा में हो सकता है। जैसे कि आप देख लो, यहाँ से घास से ऊर्जा गई किसमें, खरगोश में, खरगोश से कुत्ते में नहीं गई, कुत्ते खरगोश को खा लिया शेर ने, तो ऊर्जा किसके पास चले गई, शेर के पास। मतलब किसी एक दिशा में नहीं निश्चित प्रवाह हो रहा है, किसी भी दिशा में हो सकता है। तो इनमें अंतर भी हो गया। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका आंसर है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि भाई नींबू में कौन सा अम्ल है, ठीक है। तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है भैया, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, है ना। फिर पूछ सकता है कि भाई टमाटर में कौन सा अम्ल है, तो टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। देखो भाई, धातुओं का है और कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। तो दो या दो से अधिक धातुओं को अगर एक ऐसा मिलाया जाए कि दोनों की मात्रा हर एक भाग में बराबर हो जाए, मतलब समांगी मिश्रण बन जाए, तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मिश्र धातु कहते हैं। फिर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण खालिस्तान से होता है। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण जो है वो कहाँ से होता है, वृषण से होता है, ठीक है। ये मुख्य नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है भैया, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मुख्य नर हार्मोन है। कौन, टेस्टोस्टेरोन। ये आपके एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सुनिए जरा ध्यान से, इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए ये एक क्या है भैया, फूल है, ये एक फ्लावर हो गया, ये फ्लावर नंबर 1 हो गया, है ना। अब ये एक और हम फूल बना ले रहे हैं, ठीक। ये कौन हो गया, ये हो गया फ्लावर नंबर 2 हो गया, ठीक। अब जरा समझिए,
आप सबको पता होना चाहिए कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश। ठीक है। और ये जो प्याले नुमा आकृति है इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्तिकाग्र। ठीक। अब एक बात समझिए कि जो परागकोश है, इस परागकोश के अंदर क्या बनते हैं? पराग कण बनते हैं। क्या बनते हैं? पराग कण। ठीक है, समझ गए नहीं समझे? किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर बनते हैं। क्या बनते हैं? पराग कण बनते हैं। अब देखिए, पराग कण जब परागकोश से निकल गए बाहर, ठीक है, तो परागकोश से परागकण निकलकर अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में गिर रहे हैं तो ये एक प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस क्या है कि परागकोश परागकण जो है वो परागकोश से निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में गिरे। दो तरीके की प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो भैया पराग कणों का परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में गिरना क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाएगा। जबकि पराग कणों का परागकोश से निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में गिरना क्या कहलाएगा? परपरागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? परपरागण कहलाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब आप मेरे को सिंपल सा इसमें अगर मैं आपको अंतर पूछूं, हाँ एक चीज और पूछ सकता है कि भाई परागण क्या है? आपसे क्या पूछ ले कि परागण क्या है, तो परागण में आप बताओगे सिंपल परिभाषा कि पराग कण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या है? परागण है ये। अब परागण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक है स्वपरागण, एक है परपरागण। तो दोनों की परिभाषा मैंने आपको बता दिया। अब दोनों में अंतर आप देख लो। देखो, स्वपरागण में परागकणों को वहीं का वहीं गिरना है, इसलिए इनको बीच में किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो ये पहला अंतर हो गया कि स्वपरागण में माध्यम की जरूरत नहीं है। लेकिन परपरागण में भैया परागकण को यहां से यहां जाना बहुत दूर, तोड़ के थोड़ी जाएगा वो अपने आप, है ना? या तो किसी हवा के माध्यम से जाएगा या फिर कीट के माध्यम से। कहने का मतलब बीच में कोई माध्यम चाहिए। तो भैया परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। किसमें? परपरागण में। स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी और परपरागण में होगी। पहली बात। अब स्वपरागण में परागकणों को यहीं का यहीं गिरना है, इसलिए इनकी संख्या ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। कम संख्या में भी अगर परागकण बनेंगे तो भी ये घटना हो जाएगी। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि स्वपरागण में क्या होगा कि परागकण जो हैं वो कम बनेंगे। किसमें? स्वपरागण में। जबकि परपरागण में परागकणों को बहुत दूर जाना है, तो भैया उड़ते उड़ते पता चले कहीं और दिशा में हवा चल गई तो इधर मस्त गगन में उड़ गए, पहुंचे ही नहीं। इसीलिए परपरागण में परागकणों को बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप दूसरा अंतर ध्यान रखेंगे कि परपरागण में परागकण जो है वो अधिक संख्या में बनेंगे। समझ में आया? फिर आप देखना, स्वपरागण में एक ही फूल के परागकण उसी फूल में गिर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी नए गुण पैदा नहीं होंगे। नए गुण कम पैदा होते हैं। जब दो अलग अलग फूल मिलते, दो अलग अलग जीव मिलते तो नए गुण पैदा होते। इसमें परागकण उसी फूल में गिर रहा है, इसलिए नए गुण उत्पन्न नहीं होंगे। इसमें अलग अलग फूल के बीच परागण हो रहा है, इसलिए इसमें नए गुण जो हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये भी आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, आपने परागण पढ़ लिए और आपने स्वपरागण परपरागण में अंदर भी पढ़ लिए। अब अपन क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, देखिए एक पुष्प के दूसरे पुष्प में जा रहे हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती? यह क्या कहलाएगी बेटा? परपरागण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परपरागण कहलाती है। ये आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र क्या है? देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। देखो जरा, हम लोग को पता है कि जो नर है, नर का मतलब है जो मेल है ना, उसके अंदर कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक्स और वाई पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र, ठीक है ना, सेक्स क्रोमोसोम। फिर जो फीमेल होती है, मतलब जो मादा होती है, मादा मतलब जो फीमेल होती है बेटा, उसके अंदर जो है वो कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? एक्स और एक्स पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये है। अब फिर क्या होता है, जब बच्चे का निर्माण करना होता है ना, तो दो एक्स नहीं आते हैं, ठीक है, या तो
x आता है नीचे या फिर y आता है। मतलब यहां पर जो प्रक्रिया बन रही है इस प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक का निर्माण। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था शुक्राणु अंडाणु, है ना, और आपने देखा था शुक्राणु अंडाणु के अंदर 23 गुणसूत्र थे, जोड़े में गुणसूत्र नहीं थे, है ना। तो ये तो जोड़े में है, तो भैया जब शुक्राणु बनेगा नर में तो इनमें से या तो ये उसमें x आएगा या फिर उसमें क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। ऐसे ही मादा में या तो ये वाला x आएगा या फिर ये वाला y आएगा, मतलब ये वाला x आएगा, ठीक है। अब भैया आपको करना क्या है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, नर का जो चिन्ह है वो कैसा होता है। नर का चिन्ह होता है इस तरीके से, ये जो गोला है और इसमें ऐसे तीर बना दिए तो ये किसका चिन्ह है, नर का चिन्ह हो गया। और अगर गोला बना करके हमने प्लस का साइन बना दिए ऐसे तो ये मादा का चिन्ह हो गया, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स बना लिए, फिर इसमें ऊपर जो है वो नर का चिन्ह बना दीजिए और नीचे जो है वो मादा का चिन्ह बना दीजिए, बना दिए। अब क्या करना है, नर के चिन्ह के सामने नर के x और y को लिखिए, ये हमने लिख दिया x और ये लिख दिए क्या, y, ठीक है भाई। अब मादा के चिन्ह के सामने ऐसे में, मादा के चिन्ह के सामने मादा के युग्मकों को लिखिए, तो इसके पास 2x बने हुए हैं तो ये लिख दिया हमने, समझ गए। अब इन सबको बॉक्स में क्या कर दीजिए, पैक कर दीजिए, तो ये हमने बॉक्स में पैक कर दिया। अब आप देखिए कि यदि यहाँ से नर से x और मादा से भी x आए तो xx बनेगा, अगर नर से y और मादा से x आए तो xy बनेगा, ठीक है। अगर नर से x मादा से भी xx आए तो xx बनेगा, अगर नर से y और मादा से x आए तो xy बनेगा। कहने का मतलब, और आप जानते हो कि जो xx है वो किसके कारण, वो क्या होती है, लड़की बनेगी, है ना। और xy अगर है तो वो कौन बनेगा भैया, लड़का बनेगा। समझ में आया कि नहीं। तो कहने का मतलब आप मेरे को एक बात बताइए कि लड़का बनने या ना बनने का जो रीज़न है वो किसका होना और किसका ना होना है। तो आप देखो, अगर x है तो वो हमेशा ही लड़की ही बनेगी। कहने का मतलब लड़का अगर बनना है तो किसकी आवश्यकता है, कौन से गुणसूत्र की आवश्यकता है, y गुणसूत्र की आवश्यकता है, ठीक है। अगर लड़का बनना है तो कौन से गुणसूत्र की आवश्यकता है, y गुणसूत्र की आवश्यकता है। और y गुणसूत्र होता किसके पास में है, वो होता है नर के पास में। इसका मतलब है कि बच्चा नर होने वाला है या मादा होने वाली है, इसका निर्धारण महिला के हाथ में नहीं होता है, किसके हाथ में होता है, पुरुष के हाथ में होता है, और पुरुष के y गुणसूत्र के हाथ में होता है। तो बात समझ में आ गई। तो कौन से गुणसूत्र के कारण मनुष्य में लड़के या लड़की का निर्धारण होता है, तो उसका आंसर क्या जाएगा, y गुणसूत्र के कारण हो जाएगा। और ये जो आपने समझा है ये है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ठीक है। ये किस गुणसूत्र के कारण होती है, y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होती है। तो यहाँ पर क्या है कि नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन है, तो नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है y, जो किसके पास होता है, नर के पास में होता है। अब है वस्तुओं को हम खाली स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या जाएगा, प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है खाली स्थान द्वारा प्रिज्म द्वारा खाली स्थान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं, एक ट्रिक है बेटा, क्या है, रंगों की हमले को नीचे से लिखना है, बे जा नी हा पी ना ला, ठीक है। यहाँ पर बे का मतलब है बैगनी, जा का मतलब है जामुनी, नी का मतलब है नीला, और हा का मतलब है हरा, पी का मतलब है पीला, और ना का मतलब है नारंगी, और ला का मतलब है लाल, ठीक है। अब देखिए एक शब्द समझिएगा, एक शब्द है विचलन। विचलन का मतलब है, विचलन का मतलब है रंगों का क्या होना, फैलना। रंगों के फैलने को क्या कहते हैं, विचलन। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि हमने देखा है घरों में जो टॉर्च है वो इस टाइप की होती है ना, और उसमें यहाँ पर भी एक बल्ब लगा होता है। आप देखना कि यहाँ का जो बल्ब है
कहाँ का भैया, यहाँ का जो बल्ब है उसकी प्रकाश बहुत दूर तक के जाता है और ज़्यादा फैलता नहीं है, बिल्कुल फोकस होकर के प्रकाश जाता है। जबकि ये वाले बल्ब का प्रकाश जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए वह दूर तक के नहीं जा पाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस प्रकाश का विचलन जितना ज़्यादा होता है वह उतनी ही कम दूरी तय करता है ना। कहने का मतलब यहाँ पर विचलन ज़्यादा नहीं है, फैलता ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत दूर तक के चला जाता है, और ये ज़्यादा फैल जाता है इसलिए यह कम दूर तक के जाता है ना। ये कम दूरी तक के तय करता है। कहने का मतलब अगर विचलन ज़्यादा होता है तो प्रकाश की दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। अब आप समझिएगा, ये जो आपने लिस्ट लिखा है, क्या लिस्ट है, बैजानी हापी नाला। इसमें भैया जब हम नीचे से कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, विचलन जो है वो कम होता है। कहाँ, नीचे से जब कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते तो विचलन कम होता है। विचलन कम होता है का मतलब है कि सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा, बैगनी रंग का होगा, और सबसे कम विचलन किसका होगा, सबसे कम विचलन होगा किसका, लाल रंग का, और सबसे अधिक विचलन होगा किसका, बैगनी रंग का। तो बताओ, अगर इसका विचलन सबसे कम है, अगर विचलन कम है तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगा क्या, नहीं, बिल्कुल। तो ये सर्वाधिक दूरी तय करेगा कि नहीं, लाल रंग का प्रकाश। और अगर ये सर्वाधिक दूरी तय करेगा तो ये सबसे ज़्यादा दूर से भी दिखाई दे जाएगा, है ना। इसीलिए इसी कारण से जितने भी खतरे के सिग्नल होते हैं, खतरे के जो सिग्नल होते हैं वह किस रंग के होते हैं, वह लाल रंग के होते हैं, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का विचलन कम होने से यह अधिक दूरी तय करता है और दूर से ही विजिबल होता है ना। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन था। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा है कि प्रिज्म द्वारा कौन से खालिस्तान रंग के प्रकाश की किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा क्या बेटा, बैगनी रंग, ठीक है। तो ये रहा आपका यह क्वेश्चन का आंसर, और इसी के साथ में वीडियो का यह पार्ट जो है वो यहीं पर आकर के समाप्त होता है। आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को और इसमें बताए गए प्रश्नों को ईमानदारी से कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, मेरे द्वारा बनाए गए और भी जो आईएमपी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हैं उनको तैयार कर लेते, तो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको हमारी ये मेहनत थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने ऐसे दोस्तों के पास यह वीडियो ज़रूर से पहुंचाइए जिनको इस तरीके की वीडियो की ज़रूरत है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के बैचेस नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे लोगों के तक के ये वीडियो को ज़रूर से पहुंचाइए। हमारे टारगेट है कि हर एक गांव का पिछड़ा से पिछड़ा बच्चा भी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़े और आगे बढ़े। तो हमारा सपोर्ट कीजिए, और इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।